हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री वो होती है जिस फील्ड में कंपनी बिजनेस कर रही है, उसे इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कि एक्सिस बैंक अगर बैंकिंग बिजनेस में काम कर रहा है तो हम उसे कहेंगे इंडस्ट्री, और बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है। अब रिलायंस जो है वो काफ़ी इंडस्ट्रीज में काम कर रही है, जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रही है। तो वहाँ पर वो आएगा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो का नाम से काम कर रही है और उनका मेन बिजनेस है रिफाइनरीज का। तो रिलायंस की दो मेन इंडस्ट्रीज हो गई, एक टेलीकॉम और एक रिफाइनरीज। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको किसी कंपनी की इंडस्ट्री के बारे में जानना हो तो कैसे जान सकते हैं। उसको जानने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, उसके अंदर उन्होंने बताया होता है कि हम ये वाले बिजनेसेस करते हैं और इन बिजनेसेस से हमें इतना इतना रेवेन्यू आ रहा है। ऐसा करना उनके लिए कंपलसरी होता है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको एक तो वहां से पता चल सकता है। दूसरा आपको पता चल सकता है कंपनी की इंडस्ट्री के बारे में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उसको कैसे क्लासीफाई करता है, वो उसे मेटल इंडस्ट्री की तरह क्लासीफाई करता है, या वो उसे बैंकिंग इंडस्ट्री की तरह क्लासीफाई करता है, या उसे रिफाइनरी बिजनेस की तरह क्लासीफाई करता है। तो ये सब जानने के लिए देखिए, आप किसी भी वेबसाइट पर जाइए जहां पर स्टॉक्स के बारे में, प्राइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन आती हो। वहां पर आपको पता चलेगा। देखिए जैसे रिलायंस का है, रिलायंस में लिखा हुआ है सेक्टर रिफाइनरीज, इसका मतलब इसकी इंडस्ट्रीज है रिफाइनिंग, पेट्रोलियम बिजनेस है इनका। अब देखिए एसबीआई के नीचे लिखा हुआ पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब कि ये गवर्नमेंट का बैंक है। यहाँ पर देखिए ये लिखा है प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो ये बता रहा है कि ये इनकी बैंकिंग इंडस्ट्री है। अब मैं आपको बताता हूँ इंडस्ट्री का एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी होता है। देखिए मैं ये नए एक्सिस बैंक की एक एनुअल रिपोर्ट खोली, उसमें वो बता रहे हैं कि उनके पास जो डिपॉजिट्स हैं वो पूरी इंडस्ट्री के 4.30% है, और जो उनकी डिजिटल बैंकिंग यूज़ होती है वो 16% यूज़ होती है, जिससे कि उनको कमीशन या रेवेन्यू जनरेट होता है, जो बैंक का रेवेन्यू होता है, जिससे कि उसको प्रॉफिट जनरेट होता है उसके बाद। तो अब इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो डिजिटल बैंकिंग में रेवेन्यू है उनका मोबाइल में 16% शेयर है, और क्रेडिट कार्ड्स में फोर्थ लार्जेस्ट वो है, क्रेडिट कार्ड इशूअर है। तो अगर बैंकिंग इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो इनके अगर यही परसेंटेज भी रहा तब भी इनके नंबर ऑफ कस्टमर्स ग्रो करेंगे। नंबर ऑफ कस्टमर्स ग्रो करेंगे तो रेवेन्यू की ग्रोथ होगी और प्रॉफिट में ग्रोथ होगी। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ हैंड्स में है। इसलिए जो है कंपनी की इंडस्ट्री का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंपनी की इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या डाउन जा रही है तो जो है बैंक का शेयर अगर उतना भी रहा जितना वो इस एफिशिएंसी से भी काम करते रहे, तब भी उनको लॉस होंगे या फिर उनके प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे, तो हमें शेयर मार्केट में लॉस होने के चांसेस है। तो इसलिए इंडस्ट्री एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। अब इंडस्ट्री एनालिसिस करते कैसे हैं, उसके लिए आप एक वेबसाइट पर जाइए जिसका नाम है IBEF.org। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। अब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इंडस्ट्री के अंदर ये सारी इंडस्ट्रीज में आप देख सकते हैं किसी में भी कि कैसा गवर्नमेंट प्रोस्पेक्टस दे रही है। उसके बाद इसमें आप लॉगिन करके रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए, और रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद हम उसका एनालिसिस करेंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं बैंकिंग इंडस्ट्री का एनालिसिस। आप ऐसे किसी भी इंडस्ट्री का एनालिसिस कर सकते हैं। पहले कंपनी की इंडस्ट्री फाइंड कीजिए, उसके बाद IBEF में जाकर उस इंडस्ट्री की रिपोर्ट पढ़िए और उससे देखिए कि इंडस्ट्री का कैसा हाल रहने वाला है। सब आज हम एक एग्जांपल के तौर पर बैंकिंग इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। सबसे पहले हम देखेंगे कि बैंकिंग के जो लोन्स हैं हम उनके बारे में देखेंगे। देखिए जो बैंकिंग के जो लोन्स हैं वो जो हैं वो बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं। देखिए जो फाइनेंशियल ईयर 16 से लेकर 19 तक तो बढ़ रहे हैं, फिर डायरेक्टली वहां से फॉल होकर 1866 से लेकर 1481 तक आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि लोन इंक्रीज नहीं कर रहे हैं या बैंक अपने क्रेडिट इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया बैंकिंग सेक्टर के बारे में। अब हम बात करते हैं बैंकिंग के डिपॉजिट्स के बारे में। बैंकिंग के जो डिपॉजिट्स हैं वो लगातार इंक्रीज कर रहे हैं।
मीन्स कि बैंक के पास एम्पल पैसा होगा कि वो लोन दे सके, बट बैंक कंजर्वेटिवली एक्ट करेंगे या बैंक लोन्स कम देंगे ताकि वो अपने प्रॉफिट्स या नॉन परफॉर्मिंग असेट या लोन डूबने से बचा सके। तो ये एक कम लोन देने का पॉजिटिव पॉइंट है, बट एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि बैंक लोन्स कम देंगे तो इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो जैसे कि हमने इस यहाँ पर देखा कि इंटरेस्ट इनकम जो है वो लगातार बढ़ रही है, बट आगे बढ़ना मुश्किल है क्योंकि बैंकिंग के जो लोन्स के प्रिडिक्शंस हैं वो बहुत कम हैं। तो आप देखते हैं क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो होती है बैंक हर 100 रुपये में से कितना लोन डिपॉजिट के रूप में दे रहा है। अगर बैंक ज़्यादा लोन दे रहा है तो हम कहेंगे कि बैंक को थोड़ा सा लिक्विडिटी का ध्यान में रखना चाहिए। अगर बैंक जैसे मान लीजिए 95% ऑफ डिपॉजिट्स लोन में दे देगा तो बैंक की लिक्विडिटी मैनेज नहीं हो पाएगी, तो बैंक को बहुत पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है आरबीआई की तरफ से। अगर बैंक बहुत कम करेगा क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो तो इसका मतलब है कि बैंक डिपॉजिट्स को लोन नहीं दे पा रहा है, और हमारा जो डिपॉजिट्स जो बैंक जो है डिपॉजिट ले रहा है लेकिन उसको लोन पर नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब बैंक एफिशिएंटली मेंटेन नहीं कर पा रहा है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसका कैसा रहने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी जो मोदी जी ने ई रूपी भी लॉन्च किया था, जो एक डिजिटल कूपन की तरह काम करेगा ताकि गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर सके उसको एक स्कीम प्रोवाइडिंग की तरह, कि जैसे गवर्नमेंट को किसी को स्कीम के पैसे देने हैं तो गवर्नमेंट उसकी तरह उसको प्रोवाइड कर सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गवर्नमेंट का। इससे बैंकिंग सेक्टर जो है वो इम्प्रूव करेगा और जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो कम होंगी। जब कैश ट्रांजैक्शंस कम होंगी तो डिपॉजिट्स के ग्रोथ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है बैंक उससे ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर पाएगा और इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर पाएगा। तो ऐसे ही ये देखिए एक और चीज़ है डिजिटल लोन्स। डिजिटल लोन्स मीन्स आपने बहुत सी ऐड में देखा होगा कि घर बैठे लोन पाइए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए लोन के लिए। वैसे ही डिजिटल लोन ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एक बहुत हाई रेट से इंडिया में इंक्रीज करेंगी। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिया में जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे बैंकिंग के बारे में। देखिए स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप डिटेल में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंडिया की जो लोन लेने की कैपेसिटी है, मीन्स कि अगर हमारी इनकम है अच्छी हम तभी लोन ले सकते हैं। हमारी जीडीपी जो बढ़ेगी, अगर जैसा कि आपने देखा इकोनॉमी एनालिसिस वाली वीडियो में कि हमारी जो जीडीपी है वो बढ़ेगी, तो इसका मतलब है कि हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारे पास लोन लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो बैंकिंग इंडस्ट्री इनडायरेक्टली बढ़ेगी। तो आपने देखा इकोनॉमी एनालिसिस कितना ज़रूरी है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए भी। देखिए जो हमारी जीडीपी बढ़ेगी तो हमारी इनकम बढ़ेगी, तो हम लोन ज़्यादा ले पाएंगे तो और बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट इनकम कमा पाएंगे। अब हम बात करते हैं जैसे रूरल के बारे में। जो इंडिया का रूरल इंडिया है उसकी इनकम की ग्रोथ और उनके लोन लेने की कैपेसिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो फार्मर्स हैं या जो रूरल सेक्टर के पीपल हैं वो लोन ले पाएँ जैसा कि अर्बन सेक्टर के ले पाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो ग्रोथ है वो हम देख सकते हैं कि वो बहुत अच्छी ग्रोथ है, 9% के अराउंड ग्रोथ है। और जो उनकी डिस्पोजेबल इनकम है, मीन्स कि वो अपनी इनकम को जो अपने हिसाब से स्पेंड कर सकते हैं, वो उसमें भी ग्रोथ हुआ है 3.6% का। और वो एक्सपेक्टेड 2025 तक 3.6% का ग्रोथ है। और बैंकिंग के जो हाउसिंग और बाकी के सेक्टर्स हैं उसमें भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आप इस रिपोर्ट को और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसमें ये बताया हुआ है कि इंडिया को क्या क्या एडवांटेज होने वाले हैं और कैसे कैसे इंडिया बैंकिंग सेक्टर में बूस्ट आने वाला है। तो इसमें इस बात का डिटेल्स दी हुई है। हमने एक नेगेटिव पॉइंट जो देखा वो था कि बैंकिंग सेक्टर का क्रेडिट जो है वो नहीं बढ़ रहा था उस रेट से जिस रेट से डिपॉजिट बढ़ रहे थे। तो हो सकता है कि बैंक कोविड के टाइम्स में बहुत प्रिकॉशनरी चल रहे हों, तो
हो इसलिए बैंक लोन ना दे रहे हो, पर अभी हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है तो हो सकता है बैंक भी और लोन दे और अभी और इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर पाए, जिस रेट से डिपॉजिट बढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम ये कह सकते हैं जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है, बट बैंकिंग के जो लोन्स हैं वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो बैंक्स का ऑपरेशंस काफ़ी दूसरे फील्ड्स में जा रहे हैं, जिससे कि बैंक अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो हम अब कंक्लूड करते हुए ये कह सकते हैं कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो एक ग्रोथ की तरफ है और उसमें हम अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स या प्रॉफिट्स देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में हम किसी बैंक का एनालिसिस करेंगे ताकि हमारा एक फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज जो है वो कंप्लीट हो सके। लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।